सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज जो हम दिल्ली सल्तनत में जानेंगे, आज हम जानेंगे सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। इससे पहले हमने क्या जाना था? तो इससे पहले हमने तुगलक वंश के बारे में जाना था। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देखी होगी। नहीं देखी तो उसको अवश्य देख ले, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की हमारी मिडेवल हिस्ट्री की दिल्ली सल्तनत की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। किसके बारे में? सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का कार्यकाल कितना था? 1414 से लेकर 1451 तक था। कितना था? 1414 से लेकर 1451 तक था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश कौन सा है? तो आप कहेंगे सैयद वंश है। कौन सा है? सैयद वंश है। ठीक है। सैयद वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। खिजर खां है, जो कि क्या सैयद वंश का संस्थापक है। मुबारक शाह है, महमूद शाह है और आलम शाह है। आलम शाह क्या है? सैयद वंश का अंतिम शासक है। आलम शाह क्या है? सैयद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिजर का है। कौन है? खिजर का है। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? आलम शाह है। ठीक है। सैयद वंश की कार्यकाल कितना है? तो आप कहेंगे 1414 से लेकर 1451 तक है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश कौन सा है? तो आप कहेंगे सैयद वंश है। कौन सा है? सैयद वंश है। ठीक है। खिजर खां के बारे में जान लेते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे खिजर खां है। कौन है? खिजर खां है। ठीक है। सुल्तान के स्थापन रैयत ए आला की उपाधि इसने धारण की थी। किसने दोस्तों? खिजर खान ने। ठीक है। तैमूर लंग ने भारत का शासन इसको सौंपा था। तो तैमूर लंग का ये क्या था? ये एक सेनापति था जिसको तैमूर लंग ने क्या दोस्तों भारत का जो शासन था वो सौंपा था खिजर खान को। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हो गई? तो आप कहेंगे 20 मई 1421 में इसकी मृत्यु हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। अन्य शासकों के बारे में जान लेते हैं। अन्य शासकों में मुबारक शाह का क्या दोस्तों? मुबारक शाह जिन्हें 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया था। ठीक है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद बसाया शहर, एक मुबारकाबाद नामक इसने नगर बसाया अपने नाम पर। ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख एक मुबारक शाह, यानी मुबारक शाह के बारे में लिखी है। ठीक है। ये याद रखेंगे, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये इस वंश का यानी सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसी के बाद बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना हो जाती है। सैयद वंश छोटा सा वंश है, तो जिसके बारे में हमको क्या चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैयद वंश का कार्यकाल कितना रहा? तो आप कहेंगे 1414 से लेकर 1451 तक रहा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम शिया वंश कौन सा है? तो आप कहेंगे सैयद वंश है। कौन सा है? सैयद वंश है। ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे खिजर खां है। कौन है? खिजर खां है। ठीक है। खिजर खां को भारत का शासन किसने सौंपा था? तो आप कहेंगे तैमूर लंग ने सौंपा था। किसने सौंपा था? तैमूर लंग ने सौंपा था। खिजर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है। याद रखेंगे। उसके बाद मुबारक शाह ने क्या दोस्तों? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक शहर बसाया। ठीक है। और ये जो तारीख मुबारक शाही है उसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। ठीक है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है। बस इतना याद रखना है, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना सैयद वंश है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या दोस्तों? लोदी वंश के बारे में। किसके बारे में? लोदी वंश के बारे में। ठीक है। 1451 से लेकर 1526 तक इसने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासन क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? लोदी वंश है। और प्रथम अफगान राज्य कौन सा है? लोदी वंश है। ठीक है। याद रखेंगे। इसमें 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। 3 शासक हुए पूरी लोदी वंश में, तो याद रखेंगे। ठीक है। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने की। किसने? बहलोल लोदी ने। तो बहलोल लोदी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। बहलोल लोदी का शासनकाल कितना था? 1451 से लेकर 1489 तक था। ठीक है।
लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। एक क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल क्लियर, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे बहलोल लोदी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बहलोल लोदी को दिया जाता है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत पे पहला शिया वंश सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत पे प्रथम अफगान राज्य तो लोदी वंश, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया, तो पूछा जाता है बहलोल लोदी ने किस नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया? तो आप कहेंगे बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया, यानी अपने ही नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, याद नहीं रखना, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान रहा 38 साल तक, मतलब दिल्ली सल्तनत पे जितने सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत पे, चाहे वो क्या दोस्तों गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, कोई सा भी वंश हो, उनमें सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? तो आप कहेंगे किसने किया? बहलोल लोदी ने किया था, याद रखेंगे, ये भी एक पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल कितना है? 1489 से लेकर 1517 तक है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम निजाम खान है। क्या दोस्तों? निजाम खान इसका नाम है, वैसे इसको सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे सिकंदर लोदी का उपनाम भी पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी का नाम क्या था, तो आप बताएंगे निजाम खान था। क्या था? निजाम खान था, ठीक है। इसने दोस्तों 1504 में आगरा नामक शहर बसाया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आगरा नामक शहर किसने बसाया? तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी ने बसाया। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया? अब दोस्तों डेट भी पूछा जाता है। 1504 में बसाया। कब? 1504 में बसाया। और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को कब बनाया? तो आप कहेंगे 1506 में बनाया। कब बनाया? 1506 में बनाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी, क्या दोस्तों? गजे सिकंदरी नामक एक वो चलाई, ठीक है। और इसमें क्या था? एक जो है ना उसका 3 इंच था, यानी 1 फुट का 3 इंच था। और इसका आधार क्या था? तो आधार जो था वो शेरशाह सूरी का था। क्या था? आधार था वो शेरशाह सूरी की जो भूमि मापन की इकाई थी उसी के आधार पर इसने बनाया था, ठीक है। और अनाज से इसने कर हटा दिया था। क्या दोस्तों? अनाज से इसने कर हटा दिया था, ठीक है। और इसके साहित्य के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे, ठीक है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। आयुर्वेदिक ग्रंथ इसका फारसी में इसने अनुवाद कराया, और किस नाम से कराया था? फरंग ए सिकंदर नाम से। किस नाम से? फरंग ए सिकंदर नाम से इसने आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। गायन ग्रंथ कौन सा था? तो लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या दोस्तों? लज्जत ए सिकंदर शाही उस समय का गायन ग्रंथ था, जो कि भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ माना जाता है। क्या दोस्तों? भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ माना जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। वास्तुकला क्या थी दोस्तों? इसने क्या क्या वास्तुकला बनवाई? तो दिल्ली में इसने बहलोल लोदी का मकबरा बनाया। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में इसने बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ है? तो आप बताएंगे दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। और इसने मोठ मस्जिद कहाँ पे बनवाई? मोठ मस्जिद दिल्ली में बनवाई, जिसको मियाँ बुआ भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। और इसकी मृत्यु कब हो गई? तो आप कहेंगे 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक ये था, क्योंकि इसके बाद जो इब्राहिम लोदी आएगा वो बिल्कुल काबिल नहीं होगा, ठीक है। तो मृत्यु कब हुई? 1517 में हुई। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। क्लियर? आपको सिकंदर लोदी से याद क्या रखना है? सिकंदर लोदी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये याद रखनी है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था, ठीक है। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। किसके बारे में दोस्तों? इब्राहिम लोदी। 1517 से लेके 1526 तक, ठीक है। क्योंकि 1526 में क्या होगा? बाबर आ जाएगा जो कि इस पे हमला कर देगा, फिर क्या हो जाएगा? मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को इसने पराजित किया था। जब ये राजा बना था 1517 में, तभी इसने पराजित किया था, ठीक है। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? 1518 में। मालवा हेतु किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा कौन है? आपको पता है दोस्तों?
नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। राणा सांगा कौन है? महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का बिल्कुल सुना होगा। महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता, तो आपने बिल्कुल सुना होगा। महाराणा प्रताप के ये कौन थे? दादा थे। कौन थे? दादा थे राणा सांगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? राणा सांगा की विजय हुई। किसकी? राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, कब हुआ? 1518 में मालवा हिती, जिसको कहते हैं खतौली का युद्ध। काफी पूछा जाता है कि खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, उसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने इसमें दोस्तों तोपखानों का प्रयोग किया, कुशल सेना थी इसके पास, तो इसके कारण ये क्या हो गया? विजय हो गया। इसके कारण इस युद्ध में इसको विजय प्राप्त हुई। तोपखानों का अब से पहले क्या दोस्तों भारत में उपयोग नहीं होता था, तो बाबर ने इसका उपयोग किया और इसके कारण इसकी विजय हो गई। ठीक है, और भारत में इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। क्या दोस्तों? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। इब्राहिम लोदी दोस्तों क्या दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का अंतिम शासक था, मतलब दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? बाबर की विजय हुई। इसी के बाद क्या दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अब जान लेते हैं दोस्तों सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में। किसके बारे में? सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में, कि सल्तनत दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन सी वास्तुकलाएं बनाई थी। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया अलग अलग, लेकिन एक साथ भी मैं लिख के लाया हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे जितने भी मैं आपको बताऊंगा सबके आप वंशों के नाम बताएंगे और इनका कार्यकाल कितना था वो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई है। कहाँ पे? दिल्ली में, जो कि भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद थी। ये मैंने आपको बताया था, इंपोर्टेंट करके नोट करवाया था। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको याद होगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, जो कि इसने एक मस्जिद बनवा दी है। पहले क्या था? ये विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत के नाटक जो हरि के लिए उसके अंश उस पे माने जाते हैं। ठीक है, और ये पहले क्या था? पहले बौद्ध मठ था और एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का इस वंश का ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। सबके आपको कमेंट बॉक्स में वंश बताने और इनका कार्यकाल बताना है। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया? कुतुब मीनार बनवाई। क्या बनाई? कुतुब मीनार बनवाई दिल्ली में। ठीक है, और सुल्तान गढ़िया नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, स्क्रेची शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। ठीक है, हो ये शमसी है इसने बदायूं में बनवाया। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या याद रखना है? कुतुब मीनार याद रखना है और सुल्तान गढ़ी का या दोस्तों नसरुद्दीन महमूद का मकबरा इसने बनवाया था। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बलबन। बलबन ने क्या बनवाया? बलबन का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पे? बलबन का मकबरा दिल्ली में। ठीक है, और इसने लाल महल बनवाया दिल्ली में। कौन सा? लाल महल बनवाया दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। जिसमें क्या दोस्तों? जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो आपको याद होगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया? अलाई दरवाजा बनवाया दिल्ली में, सीरी का नगर बनवाया दिल्ली में, और इसने 1000 खंबा महल बनवाया दिल्ली में, जमात खाना मस्जिद बनवाई दिल्ली में। तो ये 4 चीजें इसने दिल्ली में ही बनवाई। कौन कौन सी? अलाई दरवाजा, सीरी का नगर, 1000 खंबा महल, काफी इंपॉर्टेंट है, जमात खाना मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों साहित्य व संगीत। ये जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे उनके साहित्य और संगीत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनकी प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो आप कहेंगे फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। ठीक है, याद रखेंगे। प्रमुख पुस्तकें क्या क्या लिखी गई इस समय? तो वो भी याद रखेंगे। चचनामा लिखी गई, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद है। कौन है? अली अहमद है। अरबी भाषा में लिखी गई थी और इससे क्या प्राप्त होता है? सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। किस पे दोस्तों? सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है तारिक ए यामनी। क्या है? तारिक ए यामनी महमूद गजनवी द्वारा इतिहासकार उतबी ने लिखी थी। क्या दोस्तों? महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उतबी के द्वारा लिखी गई तारिक ए यामनी। ठीक है, नेक्स्ट है सियासतनामा। क्या दोस्तों? सियासत
नामा। निजाम उल तुसी ने लिखी है, याद नहीं रखनी। शाहनामा याद रखेंगे। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। किसका सा इतिहासकार था? महमूद गजनवी का था। किसका था? महमूद गजनवी का था। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत तथा फिरदौसी का पूर्व का होमर कहा जाता है। याद रखेंगे, पूर्व का होमर किसको कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत किसको कहा जाता है? शाहनामा को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ताज उल माशिर। ताज उल माशिर हसन उल निजामी ने लिखी है, बिल्कुल याद नहीं रखनी। तबख्त ए नासिरी। तबख्त ए नासिरी किसने लिखी है? मिनाज उस सिराज ने लिखी है। याद रखेंगे, किसने लिखी है? मिनाज उस सिराज ने लिखी है। याद रखेंगे। ये इनके समय जो पुस्तक लिखी गई दिल्ली सल्तनत में, कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जान लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। जब मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो के बारे में आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो का नाम क्या था? तो आप कहेंगे अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। इतना बड़ा नाम था इसका। क्या नाम था? अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो नाम था। आपको इतना याद नहीं रखना, अमीर खुसरो नाम याद रखना, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका मूल नाम क्या था? तो महमूद हसन नाम था। क्या था? महमूद हसन इसका मूल नाम था। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ? तो 1253 में हुआ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। काफी पूछा जाता है अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई? तो आप कहेंगे 1325 में मृत्यु हुई। कब हुई मृत्यु? 1325, दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसके गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी उपाधियों के बारे में जान लेते हैं। तूतिया हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तुर्कुल्ला किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का समय काल इसने देखा था। तो ये भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है कि अमीर खुसरो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का काल देखा था, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो ने देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है बलबन। बलबन से लेकर महमूद बिन तुगलक। क्या दोस्तों? इसने बलबन से लेकर महमूद बिन तुगलक के समय का कार्यकाल देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है खड़ी बोली। सितार और तबला का इसको जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो का किस चीज का जनक माना जाता है? खड़ी बोली, सितार और तबला का इसको जनक माना जाता है। ठीक है, कव्वाली के पिता इसको कहा जाता है, गजल शैली का पिता और उर्दू साहित्य का पिता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कव्वाली के जो पिता है ना, स्टार्ट जिसने किया था अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, और गजल भी इसको पिता कहा जाता है और उर्दू साहित्य का भी इसको पिता कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इसकी कुछ पुस्तक है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। किरान उस सादिन किसकी पुस्तक है? खुसरो की पहली पुस्तक है। क्या दोस्तों? कुरान उस सादिन किसकी पुस्तक है? खुसरो की पहली पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है आशिका। आशिका किसकी पुस्तक है? देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्जर खान की प्रेम कथा है। ठीक है, आशिका में याद रखेंगे। नेक्स्ट है नूह सिपियर। क्या दोस्तों? नूह सिपियर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी का इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है तारिक ए अलाई। क्या दोस्तों? तारिक ए अलाई, जिसको खजाइन उल फतूह भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान के बारे में इसमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलकनामा। कौन सी है? तुगलकनामा। अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ कौन सी है? तुगलकनामा। कौन सी? तुगलकनामा। किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, हमारी दिल्ली सल्तनत पे जितने भी वंश थे, 5 वंश थे, मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा है कि उनके कार्यकाल और 5 वंशों के नाम लिखने हैं आपको लाइन के साथ, और उनका कार्यकाल भी लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाना, पीडीएफ डाउनलोड करना और उससे अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको चीजें कम याद होंगी। तो नोट्स अवश्य बनाएं और उनका बार बार रिवीजन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पुरानी क्लासों का अवश्य रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।